A very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy and today's topic is international business. इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे एंड मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की हम बात करेंगे जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल बिजनेस। आज हम इसी के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज, जो कि नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जो बिजनेस किया जाता है, बिजनेस एक्टिविटीज की जाती है, वो होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं गुड्स को, इंक्लूड करते हैं सर्विसेज को, इंक्लूड करते हैं कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन। ओके, इंटरनेशनल प्रोडक्शन जो होगा वो किस फॉर्म में हो सकता है? फिजिकल गुड्स की फॉर्म में हो सकता है, सर्विसेज की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि बैंकिंग की होगी, फाइनेंस की होगी, हेल्थ इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग एटसेट्रा। वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के दोनों ही इंक्लूड होंगे। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन। प्रोसेस क्या क्या रहती है इंटरनलाइजेशन की। नंबर वन इज अ डोमेस्टिक कंपनी। सबसे पहले क्या होती है? डोमेस्टिक कंपनी होती है। अब जो डोमेस्टिक कंपनी होती है, अब बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनी है, सबसे पहले तो उसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ? डोमेस्टिक कंपनी की तरह से हुआ। और डोमेस्टिक कंपनी जो है वो इथनोसेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट करती है। इथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक बार के लिए आप समझ लीजिए। और यहाँ पर बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। तो डोमेस्टिक कंपनी जो कि ऑपरेट हो रही है, डोमेस्टिकली ऑपरेट हो रही है, जो अपनी कंट्री के अंदर ऑपरेट की जा रही है, और जैसे कि बल्क में प्रोडक्शन कर देती है तो एक्सटेंड करने के लिए अपने प्रोडक्ट को फॉरेन में एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्टिंग के थ्रू, लाइसेंसिंग के थ्रू, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी। यहाँ से इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर कौन सी कंपनी आएगी? नेक्स्ट आती है फिर आपकी इंटरनेशनल कंपनी। अब इंटरनेशनल कंपनी आ जाएगी। इंटरनेशनल कंपनी कौन सी कंपनी होगी? जो कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर होते हैं। ओके, उनकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की होती आउटसाइड द होम कंट्री, बट वो क्या होंगे? या तो इंपोर्टर होंगे या फिर एक्सपोर्टर होंगे। उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कंपनी। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी जो बहुत सारे नेशन के अंदर जो अपना बिजनेस है वो ऑपरेट कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है दूसरी कंट्रीज के अंदर जिन्होंने, वो होती है आपकी मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि फोकस करती है फॉरेन लोकल मार्केट पर। फोकस ऑन फॉरेन लोकल मार्केट, यानी कि वहां पर क्या चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट वगैरह प्रिपेयर करना, प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट आते हैं फिर फोर्थ नंबर पर, ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी कौन सी होगी? ग्लोबल कंपनी वो कंपनी होती है जो कि पूरा जो भी आप लगा सकते हो, हम पढ़ के आए हैं अभी, डोमेस्टिक पढ़ के आए हैं, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल, जो पूरे वर्ल्ड को ही एक विलेज की तरह से ट्रीट करती है, पूरा का पूरा अपने अंडर में लेके चलती है, जहां पर बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूड होती है। ओके, और सेम कोऑर्डिनेट करती है ब्रांड के साथ या फिर इमेज के साथ सभी मार्केट के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, बर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी की। ये ना एक्सटेंडेड वर्जन है, जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं ना, एक एक स्टेप हम एक्सटेंड हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आती है फिर आपकी ट्रांसनेशनल कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ये थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, आपकी ग्लोबल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। और जैसे कि इसका एग्जांपल आप हिंदू यूनिलीवर लिमिटेड भी लगा सकते हो, इसका जो एग्जांपल है, जो कि बहुत सारे वैरायटी के जो प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है या फिर वो सेल आउट कर रहे हैं। ओके, और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर ट्रांसनेशनल कंपनी की, हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? सेंट्रल ऑपरेट फैसिलिटी बट गिव डिसीजन मेकिंग, R&D एंड मार्केटिंग पावर टू ईच इंडिविजुअल फॉरेन मार्केट। जहां जहां पर भी इनका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, ये क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग की पावर उन्हीं को दे देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी उन्हीं को दे देते हैं, मार्केटिंग की भी उन्हीं को दे देते हैं, इंडिविजुअल सेपरेटली। ठीक है, अपने बिहाफ पर वो डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर
डिसीजन मेकिंग होता है, रेदर देन वन सेंट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर, एक सेंट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर नहीं होता, जबकि जो अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिसेंट्रलाइज कर दी जाती है। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की, बात करेंगे कॉरपोरेशन की बात करते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है, थोड़ी और इससे वाइड टर्म हो जाती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ऑब्जर्व किया है कि जो एमएनसीज होती है, एमएनसीज के अंदर क्या होता है, मैनेजरियल हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन वन कंट्री, यानी कि उनका जो हेडक्वार्टर है ना वो तो एक कंट्री के अंदर लोकेट होगा, और जबकि अगर उसकी डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्राइजेज है वो अदर कंट्रीज के अंदर लोकेट होती है। ओके अगर बात करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की, हम बात करेंगे तो इसके अंदर इंटरनेशनल भी इंक्लूड होता है, ट्रांजैक्शनल भी इंक्लूड होता है, ग्लोबल कॉरपोरेशन भी इंक्लूड होता है, तो ये और भी उससे वाइडर टर्म हो जाती है। ओके तो इस तरीके से इंटरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चलता है। देन नेक्स्ट देखिए फिर, और जो हमारी ये होती है ना ट्रांजैक्शनल जो कंपनी होती है उसको हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी बोल सकते हैं। ओके क्योंकि इसके अंदर सारी ही आपकी जो सारी हम पढ़ के आए हैं, ट्रांजैक्शनल पढ़ के आए हैं, ग्लोबल पढ़ के आए हैं, तो वो सारी ही इंक्लूड होती है, बट थोड़ा सा वाइडर फॉर्म में होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन प्रेजेंट स्टेज वेयर ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि जो ओनरशिप होगा, कंट्रोल होगा, वो क्रॉस द बाउंड्रीज होगा ट्रांजैक्शनल के अंदर। ओके देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यू यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस, कौन कौन सी वैल्यू यूज की जाती है। नंबर वन इज एफओबी, एफओबी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। फ्री ऑन बोर्ड और फ्लाइट ऑन बोर्ड हम बोल सकते हैं। जो एफओबी है, एफओबी के बारे में ना मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पे, थोड़ा और समझ आ जाएगा, लिख लीजिए आप भी अपने नोट्स के अंदर। एफओबी जो होता है, द बायर नोट सेलर, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट लाइबिलिटीज वंस गुड्स आर शिप्ड। कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जब सेलर जो है वो एक बार जो गुड्स को सीप कर देगा, यानी कि एक बार वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है वो गुड्स को भेज देगा, उसके बाद बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है, वो होता है आपका एफओबी। और अगर बात करते हैं सीआईएफ की, तो सीआईएफ की भी फुल फॉर्म पेपर के अंदर पूछी गई है। सीआईएफ का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्राइट के अंदर इसमें क्या होता है, द सेलर रिस्पॉन्सिबल, सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट लाइबिलिटी until buyer receive the goods। जब तक बायर के पास गुड्स जो है वो रिसीव नहीं हो जाता तब तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सीआईएफ के केस के अंदर। तो यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबल होता कौन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान कर लेना दोनों केसेस के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर, देखिए यहाँ पर जो एफओबी है ना वो डिलीवर करता है, जो कॉस्ट आती है डिलीवरिंग गुड्स टू द नियरेस्ट पोर्ट तक, पोर्ट तक डिलीवर करेगा। उसके बाद जो बायर है वो क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और सीआईएफ के केस के अंदर सेलर रिस्पॉन्सिबल रहता है जब तक जो बायर है वो उसको रिसीव नहीं कर लेता गुड्स को। द नेक्स्ट आते हैं सीएनएफ, कॉस्ट एंड फ्राइट, कॉस्ट नो इंश्योरेंस, फ्राइट यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं होता, कॉस्ट और फ्राइट होता है। सिमिलर टू सीआईएफ, ओनली टाइम इंश्योरेंस इज नॉट इंक्लूडेड। देन नेक्स्ट हम टर्म की बात करते हैं ई एक्स डब्ल्यू, यानी कि एक्स वर्क। इसका मतलब क्या होता है, एज एक्स फैक्ट्री प्राइस। इसका मतलब यहाँ पर होता है बेसिकली मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड नथिंग एल्स, यानी कि कॉस्ट क्या है, ये प्रोडक्ट की, नो शिपिंग कॉस्ट और एक्सपोर्ट फीस। देन नेक्स्ट देखिए,
ये बेसिक सी टर्म थी आपकी जो कि आपको याद रखने पेपर के अंदर, इसके अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ओके, प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इसीलिए टर्म को याद रखना है। देन नेक्स्ट देखिए आप, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम ग्लोबल लेवल पे हम हमारे बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, हम हमारे बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर बढ़ा रहे हैं। ओके, इंटरनेशनली हम अपना बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, वहाँ के जो भी कल्चर है उसको अडॉप्ट करके, या फिर वहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो वो होता है आपका ग्लोबलाइजेशन। आज के टाइम में अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत ही इजी हो गया है, बहुत सारे जो बैरियर्स है वो रिमूव कर दिए गए हैं, बहुत सारे जो बैरियर्स है वो रिमूव कर दिए गए हैं, और आपका जो बिजनेस है वो रैपिडली क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं हम, ड्राइवर्स की बात करेंगे कौन कौन से जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करते हैं। सो की ड्राइवर्स क्या क्या है, नंबर वन इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज के टाइम की अगर बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका इजी हो चुका है। आपको कोई भी जो गुड्स है अगर वो पहुंचाना है अपना, वो आप एयरप्लेन से भी पहुंचा सकते हो, ठीक है, बाय बाय वाटर भी पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो वो जो फास्टर हो गया है और मोर इफिशिएंट हो गया है आपका ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कि टाइम और कॉस्ट दोनों की रिडक्शन होती है। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फोन एंड अदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है देन इकोनॉमिक फैक्टर। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर की, ये देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर नंबर वन आ जाएगा ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन के अंदर जो कि आपके टैरिफ बैरियर्स होते हैं या अदर ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको रिड्यूस कर दिया गया है, और इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज किया गया। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सो फाइनेंशियली जो मार्केट है वो अलो करती है कि कैपिटल का जो है वो फ्लो होना चाहिए, फ्रीली फ्लो होना चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, ताकि जो है वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो और इकोनॉमी की ग्रोथ हो। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसीज जो है वो एक दूसरी कंट्री में जा सकती है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। किसके थ्रू जा सकती है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर आपका पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर भी ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलिटिकल फैक्टर की अगर बात करते हैं, सो इंटरनेशनल कॉपरेशन है, तो इसीलिए क्योंकि अगर जो पॉलिटिक है वो अगर अनस्टेबल होगी तो आप जो है वो इजीली ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई गवर्नमेंट आएगी वो कुछ रूल बनाएगी, कोई गवर्नमेंट आएगी कुछ रूल बनाएगी, बट आपने तो जो प्रोडक्शन कर रखा है वो ब्लॉक हो जाएगा ना। बट अगर इंटरनेशनली कॉर्पोरेशन करके चलते हो तो वहां पर अगर पॉलिटिकली फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, मिनिमम कर रहे हैं, या फिर आपके जो बैरियर्स है वो रिड्यूस हो रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि आप इंटरनेशनल बिजनेस इजीली कर सकते हो। एस्टेब्लिश ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है और अभी हम सिलेबस के अंदर भी पढ़ेंगे सारा। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर रिड्यूस पॉलिटिकल बैरियर्स। जो पॉलिटिकल बैरियर्स है वो मैंने आपको अभी बताया है कि रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और इंटरनेशनल बिजनेस भी अच्छे तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं? लाइक कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से डिफर होती है, वहां का कल्चर अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, लोगों की पसंद नापसंद अलग होती है, तो वहां से कल्चर, बट कुछ अच्छी चीजें भी होती है, कुछ बुरी चीजें भी होती है। हम क्या करते हैं कि वहां पर कल्चर का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। वहां का कल्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं और हमारा कल्चर वो अडॉप्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस है वो फिर ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए देन कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर की जो डिमांड है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इंक्रीज हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि लीड करता है ग्लोबलाइजेशन के टुवर्ड। नेक्स्ट बात करेंगे फिर अदर फैक्टर्स की, हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स के अंदर आ जाता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक के अंदर क्या आ जाएगा?
डेमोग्राफिक के अंदर हम बात करते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रोथ की, हम बात करते हैं जैसे पॉपुलेशन है, ठीक है, इन्फ्लुएंस होती है ग्लोबलाइजेशन से बाय क्रिएटिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन न्यू मार्केट, यानी कि अगर लोग जो है यहाँ से वहां जाएंगे, पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, तो वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की भी डिमांड होगी और नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर क्या आ जाता है, environmental factor जो है, challenges require international cooperation which can further drive globalization। तो यहाँ पर हम बात करते हैं environmental factor की, यानी कि जो environment है वो भी अफेक्ट करता है। ओके, तो वहां के कुछ challenges आते हैं बट उसको हम मीट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे पास जो है वो बहुत सारे, आप बोल सकते हो रिसोर्सेस है, बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है कि जिसको हम हैंडल कर सकते हैं। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज ड्राइवर्स आर इंटरकनेक्टेड। ये जो ड्राइवर्स है ये आपके इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट फैसिलिटी ट्रेड लिबरलाइजेशन। अगर जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है वो कैसी फैसिलिटी देती है कि ट्रेड लिबरलाइज हो, जो बैरियर्स है उसको रिड्यूस किया जाए, प्रमोट करती है, एंड प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को और कल्चरल एक्सचेंज को। ओके, एट द एंड अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन के फॉर्म में बात करेंगे, तो अगर हमने जो पढ़ा है ड्राइवर्स हमने पढ़ा है, तो वो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा है टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक का, पॉलिटिकल का, साइको कल्चरल, सोशियो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स का हमने पढ़ा है। सो ये आपके जो इंटर रिलेटेड होते हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ट्रेड रिलेटेड, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड और इन्वेस्टमेंट मोड, और कई बार इसकी जो हम पढ़ेंगे ट्रेड रिलेटेड के अंदर उसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सो ध्यान से करना, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट टर्म लगे जो भी मैं लिखवा रही हूँ तो साथ के साथ आप लिख लेना। यहाँ पर हम बात करते हैं मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की, हम बात करेंगे नंबर वन इज ट्रेड रिलेटेड। ट्रेड रिलेटेड कौन से होते हैं आपके, ट्रेड रिलेटेड की अगर हम बात करते हैं तो आपका एक्सपोर्ट होता है, पिगी बैकिंग होगा, काउंटर ट्रेड होगा जहां पर प्योर बाय काउंटर काउंटर बार्टर होगा, बैक ट्रेड होगा और ई कॉमर्स होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड की अगर बात करते हैं, प्रीवियस ईयर में यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रंकी प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल लीजिंग एंड इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक बार आपको डायग्राम ही समझा रही हूँ, क्योंकि ये चीजें भी याद होना आपको जरूरी है ना, क्योंकि डायरेक्ट फॉरवर्ड भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मोड की। इन्वेस्टमेंट मोड की जहां पर हम बात करेंगे ओवरसी असेंबली एंड मिक्सिंग, जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी, एंड नेक्स्ट आ जाता है, लिख लीजिए, यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ आपको, देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई। ओके, तो आप एक और इसको ऐड ऑन और कर लेना। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन की, हम बात करेंगे नंबर वन, हम बात करते हैं ट्रेड रिलेटेड मोड। ट्रेड रिलेटेड मोड क्या होगा कि हम किस तरीके से एक्सपेंशन कर सकते हैं, हम किस तरीके से हमारे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर। और जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिलेटेड हम मोड बोलेंगे, कि हम ट्रेड कर रहे हैं वन कंट्री, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, अनदर कंट्री। ओके, तो ये क्या होता है आपका ट्रेड रिलेटेड मोड होगा।
ट्रेड रिलेटेड जो मोड होता है वहां पर हमारा जो रिस्क है वो क्या रहता है, कम रहता है, ज्यादा रिस्क नहीं रहता, क्योंकि हमने कोई वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है। अगर हमारा बिजनेस अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो ठीक है, हम वहां से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, हम वहां पर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या आ जाएंगे ट्रेड रिलेटेड मोड के अंदर। ट्रेड रिलेटेड मोड में आ जाता है एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट करना। एक होता है आपका एक्सपोर्ट, एक होता है इम्पोर्ट। आई थिंक इसका सभी को पता ही होगा, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम हमारी कंट्री से कहीं पर सामान को पहुंचा रहे हैं, इम्पोर्ट का किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर सामान आ रहा है। एक्सपोर्ट के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स को होम कंट्री के अंदर, और किसी थर्ड कंट्री में या फिर कोई जो सेकंड जो कंट्री है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी गुड्स है उसको सेल कर रहे हैं अदर देन द प्रोडक्शन कंट्री, के अलावा किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। अगर हमारा जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस हो गया है, या फिर हम मास प्रोडक्शन करते हैं जिससे कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, और उस मास प्रोडक्शन को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट की और डायरेक्ट एक्सपोर्ट की। अगर इनडायरेक्ट जो एक्सपोर्ट है वो क्या होता है, जहां पर हम एक्सपोर्ट इंटरमीडिएटरीज को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस। और डायरेक्ट एक्सपोर्ट कौन सा होता है, डायरेक्टली हम खुद क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन के अंदर, तो वो हो जाता है आपका डायरेक्ट एक्सपोर्ट। द नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर पिगी बैकिंग की या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट। पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, पिगी बैकिंग को हम कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट भी हम बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और एक क्वेश्चन ये आएगा आपका, एक्सपोर्टिंग को हम क्या बोलते हैं, और सेकंड है अदर का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। तो पिगी बैकिंग के अंदर बात करते हैं कि जहां पर जो फर्म है अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है फॉरेन के अंदर, और वहां की जो कोई कंपनी है किसी दूसरे का नेटवर्क यूज कर रही है, जिसको हम बोलते हैं पिगी बैकिंग और कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्टिंग। जो कंपनी जो फर्म एक्सपोर्ट कर रही है उसको हम राइडर बोलेंगे, और अदर फर्म जो है जिसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एस्टेब्लिश कर रखा है फॉरेन में, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर रहे हैं, उसको हम कैरियर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर काउंटर ट्रेड। बात करते हैं काउंटर ट्रेड की। इसकी बात करेंगे हम, काउंटर ट्रेड की बात करते हैं। काउंटर ट्रेड का मतलब क्या होता है, ये भी आपका ट्रेड एग्रीमेंट का ही फॉर्म रहेगा। काउंटर ट्रेड भी जहां पर पेमेंट जो होता है किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में होगा, अदर गुड्स और सर्विसेज रेदर देन एन एक्सक्लूसिव कैश ट्रांजैक्शन, जो कि कैश ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं रहता है, जहां पर हम गुड्स के बदले गुड्स को ही क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। काउंटर ट्रेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी रहता है। सो यहाँ पर थ्री प्राइमरी रीजन होते हैं कि हम काउंटर ट्रेड क्यों कर रहे हैं। नंबर वन इज काउंटर ट्रेड प्रोवाइड करता है आपको फाइनेंसिंग का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट, और जो भी हमारी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो काउंटर ट्रेड रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, में भी जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है और एमएनसी है उसके साथ। ठीक है, क्योंकि उनको क्या नहीं करना पड़ता, कैश में नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट है फिर थर्ड की हम बात अगर बात करेंगे, सो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि काउंटर ट्रेड जो है वो क्या रहेगा आपका, बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है बिटवीन द गवर्नमेंट, भी हो सकता है कि हम क्या करें, एक गुड्स को दे रहे हैं और दूसरे गुड्स को ले रहे हैं, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ से आपका बना हुआ है। एडवांटेज की बात करेंगे काउंटर ट्रेड के, तो थ्री सब्जेक्ट्स को हम कंसीडर करते हैं, मार्केट एक्सेस, फॉरेन एक्सचेंज एंड प्राइसिंग। ओके, काउंटर ट्रेड के बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं, जहां पर दोनों की इन्वेंट्री मूव हो रही है, बायर की भी और सेलर की भी, जहां पर सेलर जो है, सेलर गेन करता है अदर बेनिफिट्स, यानी कि अगर मान लीजिए ये बायर है, ये सेलर है, दोनों के पास क्या है, दोनों के पास गुड्स है, और दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ काउंटर ट्रेड। कितने टाइप का आपका काउंटर ट्रेड होता है, डिफरेंट टाइप का आपका काउंटर ट्रेड हो सकता है, होता यही है बट अलग अलग फॉर्म में होता है। नंबर वन इज अ बार्टर। बार्टर, अगर बार्टर सिस्टम की अगर बात करते हैं, आप सभी ने पहले सुना भी होगा बार्टर सिस्टम, जो पहले के टाइम में होता था, एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट जब आप लेते हो, एक्सचेंज करते हो प्रोडक्ट का इक्वल वैल्यू के अंदर।
वो क्या जाता है आपका बार्टर के अंदर। बाय रिमूविंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बार्टर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो मनी है वो क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। एंड इट पॉसिबल फॉर कैश टाइट कंट्री बाय एंड सेल, की जहां पर आपको कैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप गुड्स के बदले गुड्स ही ले रहे हो। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको रीड आउट कर लेना, बट आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई इतना टिपिकल नहीं है। देन नेक्स्ट देखिए, फिर काउंटर परचेज की हम बात करेंगे, या फिर पैरेलल बार्टर भी हम बोल सकते हैं। बात करते हैं काउंटर परचेज की। अगर काउंटर परचेज की बात करते हैं, सो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर अगर काउंटर परचेज करते हैं, सो इज अ फॉर्म ऑफ द बार्टर ट्रेड। ये तो हमें पता ही है कि किसकी फॉर्म है, ये बार्टर ट्रेड की फॉर्म है, जहां पर दो कंट्रीज एग्री होती है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए इक्वल वैल्यू। यहाँ पे क्या है कि जो जो गुड्स और जो सर्विस जिसका भी एक्सचेंज करेगी ना, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। एंड वन कंट्री लेक द नेसेसरी फॉरेन करेंसी, उसके पास क्या होती है, करेंसी नहीं होती, तभी तो वो बार्टर के थ्रू चल रही है। इन काउंटर परचेज एग्रीमेंट एक्सपोर्टर सेल गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन बायर्स, जो आपके जो एक्सपोर्टर होते हैं सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को फॉरेन बायर को, एंड वो क्या करेंगे, वो बदले के अंदर इन फ्यूचर या फिर स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर गुड्स और सर्विसेज सेम कंट्री से क्या करेंगे, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है पैरेलल बार्टर के अंदर कि आपने एक टाइम के लिए आपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, बट आप बोल देते हो कि विद इन अ टाइम पीरियड, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के विद इन आप उसी सेम कंट्री से क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे कुछ गुड्स, जो भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए है। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनसेशन ट्रेड की, या फिर बाईबैक बोलते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछा गया है, तो ये सभी जो है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। कंपनसेशन ट्रेड की हम बात करेंगे, तो कंपनसेशन जो ट्रेड है उसके अंदर क्या होता है कि हम किसी दूसरी कंट्री को मशीनरी, फैक्ट्री या फिर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा लेते हैं, और बदले में हम क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट। और अगर कंपनसेशन ट्रेड की बात करते हैं, सॉरी, अगर हम काउंटर काउंटर परचेज की अगर बात करेंगे ना, तो वहां पर होते हैं अनरिलेटेड प्रोडक्ट, अनरिलेटेड प्रोडक्ट। और अगर कंपनसेशन अगर ट्रेड की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर टू रिलेटेड प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट, जो आपने टेक्नोलॉजी दी, जो आपने मशीनरी दी, जो आपने फैक्ट्री लगवाई है, उसी के अंदर जो प्रोडक्ट जो बने हैं वो क्या करते हो आप, बाय बैक करते हो। जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ से समझ लीजिए, बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि जापानीज कंपनी सोल्ड सेविंग मशीन टू चाइना एंड रिसीव पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि जापानीज जो कंपनी उसने सोल्ड की सेविंग मशीन, सोल्ड की किसको, सोल्ड किया चाइना को, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि पेमेंट करेंगे, पेमेंट की फॉर्म में, जैसे 3 लाख की फॉर्म में वो क्या पेमेंट कर देंगे, पेयर ऑफ पजामा क्या कर देंगे, वो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, आप कैसे भी लगा सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि अगर एक जो कंट्री है वो अगर कोई मशीनरी दे रही है, बदले में उससे जो गुड्स बना है वो क्या कर लेगी, इंपोर्ट कर लेगी। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं देन स्विच ट्रेडिंग की हम बात करेंगे। स्विच ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर 3 कंट्रीज होती है, ए, बी और सी। स्विच ट्रेडिंग के अंदर ट्रायंगुलर होता है रेदर देन द बाइलेटरल, या फिर आप बोल सकते हो कि एक या फिर एक से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती है, मल्टीपल पार्टीज भी आप बोल सकते हो। अब स्विच ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कि जो कंट्री है, ए कंट्री क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, और बी कंट्री क्या करेगी, इम्पोर्ट। ए ने क्या किया, कोई भी जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट कर दिया बी को, बी ने क्या किया, इंपोर्ट किसको कर दिया, ए को, बट वो गुड्स है ना ए को नहीं चाहिए, तो ए क्या करेगा, सेम गुड्स को सी के अंदर क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा, और बदले में क्या ले लेता है, कैश। इनका तो किसमें हुआ एक्सचेंज, गुड्स में ही हुआ, गुड्स टू गुड्स हुआ, बट इसको वो गुड्स नहीं चाहिए। ठीक है, इसको करेंसी चाहिए, तो ये क्या कर देगा, सी कंट्री को क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा, और इसको करेंसी मिल जाएगी। वो होता है आपका स्विच ट्रेडिंग।
देन नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑफसेट की बात करेंगे। अब ऑफसेट के अंदर क्या होता है कि जो फॉरेन सप्लायर होते हैं ना, फॉरेन के अंदर बात करते हैं यहाँ पे ऑफसेट की हम बात करते हैं। फॉरेन सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर असेंबल द प्रोडक्ट लोकली। अगर आप फॉरेन के अंदर कोई भी यूनिट या कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करते हो तो वहां पर बोलते हैं कि यहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज है, जो लोकल प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, जो कंपोनेंट यूज कर रहे हो, वो लोकल रिसोर्सेज के ही होने चाहिए, हमारे ही आप बोल सकते हो कि जो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हमारे जो भी आपके यूज होंगे वो आप लोकल रिसोर्सेज को यूज करोगे, वो आ जाता है आपका ऑफसेट के अंदर। सिंपली यही है, इसके अंदर और ज्यादा कुछ नहीं है। यूज लोकल रिसोर्सेज यानी कि वो रिसोर्सेज आप बाहर से नहीं लेके आओगे। ओके, ताकि वहां की भी कुछ ना कुछ अर्निंग हो सके। नेक्स्ट देन बात करते हैं 6 पॉइंट की, हम बात करेंगे क्लियरिंग एग्रीमेंट की हम बात करेंगे। क्लियरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अगर क्लियरिंग एग्रीमेंट की हम बात करते हैं ना, तो ये एक इस टाइप की ट्रेडिंग होती है जहां पर दो या फिर दो से ज्यादा कंट्री जो है वो ट्रेड कर रही है। और इस एग्रीमेंट के अंदर जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता रहता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, कि आपने क्या किया, इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, और अपना जो भी बैलेंस होता है वो लिखते रहते हैं। एट द एंड मान लीजिए कि जो कंट्री ए है उसने किया 100 का, ठीक है, आप 100 का एक बार एग्जांपल मान सकते हो, और इनका टोटल कितना बना, 80 बना। ठीक, जो बैलेंस रह गया 20 रह गया, वो क्या कर देते हैं, ये पे कर देते हैं जिस भी कंट्री को, जिस भी कंट्री के अंदर पेंडिंग रहता है। ओके, तो ये होता है आपका क्लियरिंग सिस्टम होगा, ये इसी के अंदर है, ये पॉइंट नहीं है 7 यहाँ पर। जैसे कि क्लियरिंग एग्रीमेंट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच हेल्प, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सेटल करते हैं डेब्ट्स को बिटवीन पार्टीज इन डिफरेंट कंट्रीज। सिंप्लीफाई होता है ये प्रोसेस, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, जो कि रिड्यूस करती है कॉम्प्लेक्सिटीज को। करेंसी जो एक्सचेंज है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी एट द एंड ऑफ ईयर। नेक्स्ट देखिए, देन बात करते हैं ई कॉमर्स की, बात करेंगे। ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिकली हम क्या कर रहे हैं, बाई एंड सेलिंग कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। देन आता है फिर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड की हम बात करते हैं, यानी कि जहां पर हम फॉरेन कंपनी के साथ या फिर फॉरेन बेस्ड पार्टनर कंपनी के साथ हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हो जाता है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फिर हम हमारे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, हम हमारे बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं। किस लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुपीरियर टेक्नोलॉजी के कारण, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी के कारण, प्रोडक्शन फैसिलिटी के कारण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कारण। सो बहुत सारे रीजन आपके हो सकते हैं, बट बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरेन पार्टनर के साथ। किस किस फॉर्म में हो सकता है, क्या क्या मोड में हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे, अभी वन बाय वन पढ़ेंगे। नंबर 1 इज द इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिकल अलायंस। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर क्या होगा, आइए देखिए। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करते हैं तो जहां पर हम किसी से जुड़ते हैं, ठीक है, व्हेन अ फर्म एग्री टू कॉर्पोरेट विद वन और मोर देन वन फर्म, यानी कि एक या फिर एक से ज्यादा जो फर्म है वो असेंबल होती है, इकट्ठी होती है, और अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करती है। हर एक जो हर एक जो यहाँ पर फर्म होगी वो अपना कंट्रीब्यूशन देगी, क्योंकि हर एक फर्म की स्ट्रेंथ होती है अपनी, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी एबिलिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और फिर वो क्या करते हैं, इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं। ये होता है आपका इंटरनेशनली स्ट्रेटेजिक अलायंस मिलना। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जहां पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम एडवांटेज लेते हैं लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, यानी कि जितनी ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। मास प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो हमारी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर के साथ। जैसे कि एग्जांपल दे रखे, जो नाइक है वो क्या करता है, इंटरनेशनल शू ब्रांड है एक, नो सिंगल प्रोडक्शन फैसिलिटी, यानी कि वो सिंगल प्रोडक्शन नहीं करता, जबकि वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है, और अपना जो ब्रांड नेम है वो उसके ऊपर लगा देता
है, क्वालिटी तो देता ही है ऑब्वियसली, जिससे भी मैन्युफैक्चरिंग कराएगा क्वालिटी तो देगा क्योंकि ब्रांड है, ठीक है, तो ऐसे तो इमेज तो खराब नहीं होगी। बट वहां पर क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं उन्होंने मैन्युफैक्चरर के साथ, वो हो जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि जो इंटरनेशनल आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड होता है आपका रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स, कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, ठीक है, टू द लोकल मैन्युफैक्चरर इन अ फॉरेन कंट्री। जो फॉरेन कंट्रीज है उसके अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर हम मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि जहाँ की मैनेजमेंट अच्छी होती है वहां की मैनेजमेंट के साथ हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अ फर्म दैट पोजेस टेक्निकल स्किल और मैनेजमेंट नो हाउ कैन एक्सपेंड, जिसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाती है, टेक्निकल स्किल आ जाती है, मैनेजमेंट स्किल आ जाती है, जिससे कि हम हमारे बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्टाइज हम कर सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, फर्म ऑफर अ वैरायटी ऑफ मैनेजमेंट। जो फर्म है वो ऑफर क्या करती है, बहुत सारे टाइप की वैरायटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफर करते हैं, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि टेक्निकल सपोर्ट देता है आपके अ, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और ट्रेनिंग और मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जो आपका इंडिया जो ताज होटल है वहां की मैनेजमेंट बोलते हैं बहुत अच्छी है। वहां की जो मैनेजमेंट है, वहां के जो मैनेजमेंट है वो बहुत सुपीरियर लेवल पर आप बोल सकते हैं। जिससे कि हम क्या करते हैं, हम उनके साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करके हम हमारे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, ट्रंकी प्रोजेक्ट। ट्रंकी, देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रंकी प्रोजेक्ट, टर्न बनाना और की प्रोवाइड कर देना, वो प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, टर्न की प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि हम बनाते हैं कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम बनाते हैं और किसी दूसरे को हैंड ओवर कर देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको रन करते हैं फिर दूसरे को हैंड ओवर कर देते हैं। तो वो आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। आइए देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल बताए बताए गए हैं कि मेजर कौन कौन से होते हैं, बिल्ड एंड ट्रांसफर, बिल्ड किया और देन ट्रांसफर कर देते हैं, बिल्ड किया ऑपरेट किया एंड ट्रांसफर किया, बिल्ड किया ऑपरेट किया एंड ऑन खुद ने चलाया, ठीक है, फिर ट्रांसफर किया। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जहां पर हम पहले खुद रन करते हैं और उसके बाद हम हैंड ओवर कर देते हैं। ओके। जैसे कई बार ये भी होता है, आपने यूट्यूब पर भी सुना होगा कि जैसे यूट्यूब के चैनल जो है वो बनाया, कुछ सब्सक्राइबर आपके हो गए और उसके बाद जो है वो आप नहीं चला रहे हो, ठीक है, और आप सेल करना चाहते हो और कोई आपसे परचेज करना चाहता है, तो आप क्या कर लेते हो कि ठीक है, इतने सब्सक्राइबर हो, आप मेरे को इतनी पेमेंट कर दीजिए, मैं जो है अपना जो चैनल है वो आपके नाम कर देता हूँ, इस तरीके से। तो ये होता है आपका इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट देखिए, देन इंटरनेशनल लीजिंग। देन हम बात करते हैं इंटरनेशनल लीजिंग की, हम बात करेंगे। लीजिंग के अंदर क्या होता है, लीजिंग के अंदर होता है फर्म जो है वो एक्सपेंड होना चाहती है बाय लीजिंग आउट न्यू एंड यूज इक्विपमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन ओवरसीज कंट्रीज। जिसकी भी जो प्रॉपर्टी होती है, जो ओनरशिप होता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, लेसर बोलेंगे। और जिसको ट्रांसफर किया है, जिसको कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए दिया है, ओके, फॉरेन बेस्ड यूजर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीजी हम बोलेंगे। जिसके बदले में आपको एक प्रिस्क्राइब्ड जो फी है वो पे करनी होती है, वो होता है आपका इंटरनेशनल लीजिंग। लीजिंग जैसे कि हम कंसेप्ट पढ़ते हैं ना कि लीजिंग पर देना या फिर पट्टे पर देना, बट उसके लिए कुछ जो प्रिस्क्राइब्ड फी है वो पे करनी पड़ती है। डिफरेंस इतना है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है और वो हम नेशनल लेवल पर पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग की हम बात करेंगे, सो यहाँ पर लाइसेंसिंग के अंदर आ जाता है, फर्म मेक्स इट्स इंटेंजिबल एसेट्स। जो फर्म है वो क्या बनाती है, इंटेंजिबल एसेट्स बनाती है, जिसके अंदर आ जाता है आपके पेटेंट आ जाएगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाता है, टेक्निकल नो हाउ एंड स्किल आ जाती है, जैसे टेक्निकल गाइडेंस, विजिबिलिटी, प्रोडक्ट स्टडी, मैनुअल इंजीनियरिंग, डिजाइन, ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके इंटेंजिबल एसेट्स होती है, जिसके अंदर ये सब आ जाता है। सो अगर आप किसी का पेटेंट यूज करना चाहते हो, ट्रेडमार्क यूज करना चाहते हो, कॉपीराइट यूज करना चाहते हो,
ओके। सो आपको क्या करना पड़ता है, एज अ रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, यानी कि फी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। तो आपको रॉयल्टी पे करनी होती है, ठीक है। एंड जो होम बेस्ड फर्म होती है ट्रांसफरिंग करेगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम लाइसेंसर बोलेंगे, ठीक है। और जो फॉरेन बेस्ड जो फर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसेंसी बोलते हैं। ओके। सो यहाँ पर जो होगी आपकी प्रोसेस भी हो सकती है और ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी हो सकता है। प्रोसेस लाइसेंसिंग के अंदर क्या होगा कि जहां पर लाइसेंसी जो है वो उसके पास राइट आ जाता है मैन्युफैक्चर करने का एंड प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल करने का, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसके उसको क्या मिल गया, लाइसेंस मिल गया, वो होता है आपका प्रोसेस लाइसेंसिंग। और अगर हम ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लाइसेंसी है उसके पास राइट आ जाता है कि वो उसका ट्रेडमार्क यूज कर सकता है। ओके, उसका नाम जो है वो यूज कर सकता है। सो ये आपके बेसिक से टू टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है देन क्रॉस लाइसेंसिंग। क्रॉस लाइसेंसिंग में होता है कि दोनों एक दूसरे जो है वो आपस में यूज कर रहे हैं, म्यूचुअली शेयरिंग के साथ, या फिर म्यूचुअली पेटेंट आप बोल सकते हो, कोई भी जो दो कंपनी एक्सचेंज करती है अपने लाइसेंसिंग फी को। देन इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर टिपिकल लगे तो दोबारा से सुन लेना वीडियो को, कोई इतना टिपिकल है नहीं ये आपका इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। सिर्फ क्या हो रहा है, जो हम नेशनल लेवल पर हम पढ़ते हैं ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं। होता कंसेप्ट वही है, लाइसेंसिंग के अंदर क्या है कि आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया है कि हाँ आप हमारा ट्रेडमार्क यूज कर सकते हो, आप हमारा गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हो। क्योंकि ऐसे तो नहीं कर सकते ना आप कोई भी ब्रांड पर, या फिर कोई भी जो हाई लेवल का जो भी प्रोडक्ट्स होता है, सर्विसेज होता है, उसको आप वैसे ही तो यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ फी जो है वो पे करनी होती है। ओके। सो यहाँ पर अलग अलग टाइप का लाइसेंसिंग होता है, और बाकी हमने पढ़ ही लिया। फिर हम पढ़ते हैं एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग पढ़ेंगे। इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं, दोनों के अंदर बेसिक सा डिफरेंस होता है। फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस होता है कि इसकी जो प्रोसेस होती है ना वो क्या होती है, प्री डिसाइडेड होती है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होती है, प्री डिसाइडेड होती है। पीरियड ऑफ टाइम भी प्री डिसाइडेड होता है, उनका मेथड, यूज करने का मेथड, किस तरीके से आप बिजनेस को करोगे, तो वो सारा का सारा प्री डिसाइडेड होता है फ्रेंचाइजी के अंदर। कि लाइसेंसिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। लाइसेंसिंग के अंदर अगर आपको मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस दे दिया गया तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, किसी भी तरीके से सेल कर सकते हो। बट फ्रेंचाइजिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपका मैकडोनल्ड हो गया, तो यहाँ पर क्या है, सेम सिंबल है, जिस तरीके से वो प्रोवाइड करते हैं उसी तरीके से सेम आपको फूड वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो होता है आपका फ्रेंचाइजिंग। अब अगर हम फ्रेंचाइजी ले लेते हैं कोई भी ब्रांड की, तो हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर फी को पे करना पड़ेगा। फ्रेंचाइजी भी आपकी स्पेशल फॉर्म की लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग भी एक स्पेशल फॉर्म है आपका लाइसेंसिंग का ही, जिसके अंदर इंडियनलाइजेशन फॉर्म नोन एज अ फ्रेंचाइजर प्रोवाइड इंटेंजिबल एसेट्स। आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, इंटेंजिबल एसेट्स प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर ट्रेडमार्क आ जाएगा, पेट जिसके अंदर ट्रेडमार्क आ जाता है, प्रोसेस नो हाउ अच्छा आ जाता है, मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो भी उन्होंने डिफाइन कर रखा है ना, उसी मैनर के अंदर आपको जो है वो बिजनेस करना पड़ेगा, और आपको फ्रेंचाइजिंग फी भी पे करनी पड़ती है। फ्रेंचाइजिंग के अंदर फ्रेंचाइजर ग्रांट द फ्रेंचाइजी राइट टू कैरी आउट बिजनेस, यानी कि वो उस बिजनेस को कैरी करेगा, वो उस बिजनेस को चलाएगा प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर, स्पेसिफाइड प्लेस पर, प्री डिसाइडेड पीरियड ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट मोड। देन हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मोड की। इन्वेस्टमेंट मोड क्या होता है कि फॉरेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, वहां पर क्या था, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या है कि हम वहां पर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, या फिर लॉन्ग टर्म सर्वाइव के लिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस को चलाने के लिए। तो वो हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट मोड। नंबर वन आ जाएगा ओवरसीज असेंबली और मिक्सिंग। ओवरसी असेंबली और मिक्सिंग के अंदर आ जाता है कि अगर मान लीजिए सपोज कोई भी अगर यहाँ पर हम बोल सकते हैं, अगर आपको कोई इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया कोई भी पर्टिकुलर गुड्स का,
ठीक है, जैसे कार का मान लीजिए रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि यहाँ पर आपकी जो कार है वो नहीं आनी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट लगा दिया। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि उसके जो पार्ट्स है ना, पार्ट को क्या करते हो कि एक एक पार्ट को पहुंचा देते हो। पार्ट पर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरी की पूरी जो कंबाइन कार है उसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा है, बट आप क्या कर देते हो, पार्ट्स पहुंचा देते हो। उसको आप बोलते हो ओवरसीज असेंबली और मिक्सिंग आप बोलोगे। जैसे कि इन इंटरनेशनल असेंबली मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट कंपोनेंट, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर होता है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है कंपोनेंट्स को, पार्ट को और मशीनरी को इन कम्प्लीटली लॉकडाउन। कम्प्लीटली लॉकडाउन का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट देखिए जॉइंट वेंचर। अब अगर बात करते हैं हम जॉइंट वेंचर की बात करेंगे, ज्वाइंट वेंचर की बात करते हैं तो ज्वाइंट वेंचर के अंदर क्या होता है कि जहां पर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है फॉरेन के अंदर और वहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पर किसी पार्टनर के साथ ज्वाइन हो गए या फिर पार्टनर फर्म के साथ ज्वाइन हो गए। अब फर्म शेयर इक्विटी एंड अदर रिसोर्सेज, फर्म क्या करते हैं, शेयर इक्विटी एंड अदर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं विद अदर पार्टनर फॉरेन, फॉरेन के अंदर जिसकी कंपनी चल रही है उसके साथ शेयर कर रही है। ठीक है, जैसे शेयर किस किस फॉर्म में हो सकता है, आपका मेजोरिटी फॉर्म में हो सकता है, मेजोरिटी विथ मोर देन 50% ओनरशिप, 50-50 में भी हो सकता है, और माइनॉरिटी के अंदर क्या आ जाएगा, लेस देन 50% ओनरशिप भी हो सकती है, बट होते यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेस पर ही है। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, होली ओन्ड सब्सिडरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फर्म एक्सपेंड इंटरनेशनली टू कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स ओवरसी ऑपरेशन बाय वे ऑफ 100% ओनरशिप। यानी कि जहां पर फर्म अपने बिजनेस को बढ़ा रही है इंटरनेशनल लेवल पर 100% ओनरशिप के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी कि होली जो कंट्रोल है वो आपने खुद ने कर लिया। फर्म इन्वेस्ट ओवरसी आइदर बाय वे ऑफ द ग्रीनफील्ड ऑपरेशन एंड मर्जर एंड एक्वाजिशन, वो आपका ग्रीनफील्ड ऑपरेशन के थ्रू भी हो सकता है और मर्जर और एक्वाजिशन के थ्रू भी हो सकता है। बात करते हैं ग्रीनफील्ड ऑपरेशन की। सो ग्रीनफील्ड ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करना, यानी कि बिल्कुल भी बंद है कोई भी बिजनेस, उसको जीरो लेवल से स्टार्ट करना, जीरो लेवल से उठाना। ठीक है, मार्केटिंग फैसिलिटीज और प्रोडक्शन को क्रिएट करना, वो आ जाता है आपका ग्रीनफील्ड ऑपरेशन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मर्जर एंड एक्वाइजेशन की, हम बात करेंगे मर्जर और मर्जर जो होता है आपका, मर्जर हो जाता है जैसे कोई भी जो दो फर्म है वो क्या आपस में मिलती है, मिलके फिर वो बिजनेस करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसको हम बोलते हैं मर्जर। एक्वाइजेशन का मतलब होता है कोई भी बड़ी फर्म छोटी फर्म को अक्वायर कर लेती है, वो क्या होता है आपका एक्वाइजेशन। ओके, तो ये आपकी दो टर्म यहाँ पर दी गई है, और इसके अंदर भी आपका क्या होता है, माइनॉरिटी, मेजोरिटी और फुल आउट राइट स्टेक हो सकता है, कि जहां पर फॉरेन फर्म अक्वायर करती है 10% टू 49%। ठीक है, और मेजोरिटी के अंदर फॉरेन फर्म कितना करेगी, 50%। ठीक है, टू 99% वोटिंग स्टॉक। फुल आउटराइट के अंदर फॉरेन फर्म अक्वायर 100% ऑफ वोटिंग स्टॉक, कि जहां पर फॉरेन जो फर्म है वो 100% वोटिंग स्टॉक क्या कर लेती है, अक्वायर कर लेती है। ओके, देन नेक्स्ट देखिए फिर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम मर्जर एक्वाइजिशन और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट को मर्ज कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, आपका बन जाता है। और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लिख लीजिए, थोड़ा मैं आपको लिखवा भी देती हूँ यहाँ पर। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, व्हेन अ कंपनी और गवर्नमेंट एंटिटी परचेज और लीज एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी to launch a new product, न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटीज। लिख लीजिए साथ ही साथ कि जहां पर कंपनी या फिर जो गवर्नमेंट एंटिटी है परचेज करती है या फिर लीजिंग पर लेती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी, कोई भी नई प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो वो आ जाता है आपका ब्राउन फील्ड के अंदर आ जाएगा।
नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोचेस के बारे में। हम पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये भी आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, अप्रोचेज पूछी जाती है इसमें कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच कौन सी होती है, पॉलीसेंट्रिक, ओरिजिनोसेंट्रिक कौन सी अप्रोचेज होती है। ये आपका रिलेटेड है, जो हम इंटरनलाइजेशन की प्रोसेस जो पढ़ के आए हैं ना, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, और जो फोर अप्रोचेज है वो दी गई है आपकी डगलस, विंड एंड पिलमेटर के द्वारा दी गई है। थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर नंबर वन हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इथनोसेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं। जो इथनोसेंट्रिक जो अप्रोच होती है ना, वो डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा अडॉप्ट की जाती है। आई थिंक आपको याद होगा कि हम लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पढ़ के आए इथनोसेंट्रिक अप्रोच। इथनोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर जो डोमेस्टिक कंपनी होती है, वो फॉरेन कंपनी वो फॉरेन कंपनी के अंदर अपना जो प्रोडक्शन है वो क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए, अपना एक्सपेंड करने के लिए, अपनी फर्म को एक्सपेंड करने के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक्सटेंशन करती है डोमेस्टिक फर्म। तो वो जो अप्रोच अडॉप्ट करेगी, वो कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करेगी, इथनोसेंट्रिक अप्रोच। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हो जाता है, सरप्लस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, फॉरेन के अंदर हमारा जो प्रोडक्शन है वो पहुंच जाते हैं थ्रू द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, इथनोसेंट्रिक अप्रोच, कि वहां पर हम क्या करें, हमारे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ओके, सारा का सारा यही दिया हुआ है, एक्सटेंशन करती है डोमेस्टिक फर्म जस्ट लाइक अ न्यू रीजन, कुछ नए आइडिया, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए। वो होती है आपकी इथनोसेंट्रिक अप्रोच। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर पोलोसेंट्रिक अप्रोच की, हम बात करते हैं। अब बात करते हैं पोलोसेंट्रिक अप्रोच। जो पोलोसेंट्रिक जो अप्रोच होती है, पोलोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर क्या होगा, कंपनी एस्टेब्लिश फॉरेन सब्सिडीज। कंपनी क्या करती है, फॉरेन के अंदर अपनी सब्सिडीज ओपन कर देती है एंड डिसेंट्रलाइज ऑल द ऑपरेशन। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि वो अपने बिहाफ पर डिसीजन भी ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग को डेलीगेट कर देती है, पॉलिसी मेकिंग को भी। ठीक है, कि जहां पर जो कंपनी है वो अपने बिहाफ पर डिसीजन ले सकती है। कंपनी अपॉइंट करते हैं की पर्सनल फ्रॉम होम कंट्री, यानी कि जो की जो पर्सन होगा वो होम कंट्री का, एंड अदर जो ऑल वैकेंसीज है वो फुलफिल कर दी जाती है होस्ट कंट्री के लोगों से। तो पोलोसेंट्रिक के अंदर होता है जहां पर कंपनी अपने फॉरेन के अंदर सब्सिडरी ओपन कर देती है, एम्पावर इट्स एग्जीक्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं पोलीसेंट्रिक अप्रोच। ओके, जहां पर जो की पर्सन होंगे वो होम कंट्री के होंगे, होम कंट्री से होगा, और जहां पर जो वैकेंसी होगी या फिर जो अदर जो वैकेंसी बच जाती है वो आपके होस्ट कंट्री के एम्प्लॉय काम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, देन रिजियो सेंट्रिक अप्रोच। रिजियो सेंट्रिक अप्रोच की जहां पर हम बात करते हैं, सो रिजियो सेंट्रिक अप्रोच के अंदर आ जाता है सब्सिडरी को कंसीडर किया जाता है, कंसीडर रीजनल इन्वायरमेंट। अगर मान लीजिए जैसे कि कोई भी जो इंडिया की कंपनी है, वो उसकी जो यूएस में क्या है, यहाँ पर सब्सिडरी है। अब जो भी इसके आसपास के जो रीजन है वहां पर भी ये क्या करती है, अपनी जो सब्सिडरी है वो ओपन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, उस एरिया के कल्चर वगैरह के अकॉर्डिंग। तो वो क्या आ जाता है कि यहाँ पर रीजियो सेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एशियन इन्वायरमेंट लाइक लो कल्चर पॉलिसीज को भी अडॉप्ट करती है, और जैसा उनको ठीक लगता है वहां के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे और बनाएंगे। मार्केट मोर और लेस सेम प्रोडक्ट, या मोर और लेस आपका जो सेम प्रोडक्ट होगा डिजाइन किया जाएगा अंडर द पोलोसेंट्रिक इन अदर कंट्रीज ऑफ रीजन बट विद डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजीज। ओके, एंड बस यही दिया हुआ है कि जो फॉरेन जो कंट्रीज होती है वो सोचे जो भी उनको सही लगता है, नाइबर के जो कंट्रीज होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कर रही है, काम कर रही है, उनके लिए जो है वो प्रोडक्शन कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं जियो सेंट्रिक अप्रोच। जियो सेंट्रिक अप्रोच के अंदर क्या होता है, इस अप्रोच में जो वर्ल्ड होता है वो जस्ट लाइक अ सिंगल कंट्री, ये सिंगल कंट्री के जैसा ट्रीट करते हैं, जहां पर जो एंटायर जो ग्लोब होता है या फिर एंटायर वर्ल्ड जो होता है उसको एक विलेज की तरह से ट्रीट करते हैं। और हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ सब्सिडरी, जो हेडक्वार्टर है वो सब्सिडरीज की एक्टिविटी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। हर एक जो सब्सिडरी का जो फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और ऑटोनोमस होता है, यानी कि वो खुद ही डिसाइड करते हैं, खुद वो पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्रोडक्ट का डिजाइन करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, जैसे कि यहाँ पर इंडिया की अलग है, नामीबिया की अलग है, केनिया की अलग है। तो ये तो सब्सिडरी है, बट ये डिसीजन किसके बिहाफ पर लेंगे, अपने बिहाफ पर ही
लेंगे, जहां पर एंटायर वर्ल्ड को जस्ट लाइक अ सिंगल कंट्री ही ट्रीट किया जाता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगी आपकी जियोसेंट्रिक अप्रोच। यही था आपका चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। हमने ओवरऑल सारा का सारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। प्रोसेस हमने पढ़ लिए हैं, मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हमने पढ़ लिए हैं, एंड अप्रोचेस भी हमने इस लेक्चर के अंदर कवर अप कर ली है। ओके, सो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।